हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस एक्सेल सीरीज। इस वीडियो में हम एक्सेल की एक और पावरफुल टैब डेटा को कवर करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल से सीखेंगे कि कैसे पावर क्वेरी से डेटा को इंपोर्ट और क्लीन कर सकते हैं, एडवांस फिल्टर से स्पेसिफिक डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डेटा टूल से डुप्लीकेट्स रिमूव और वैलिडेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं, और व्हाट इफ एनालिसिस एंड फॉरकास्ट शीट से फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और एग्जाम्पल्स के साथ हर टूल को मास्टर करें। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एक्सेल को एक ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें तो डेटा टैब इसके लंग्स की तरह से ऑपरेट करता है। जैसे हमारे शरीर में लंग्स ऑक्सीजन इनपुट करके उसे फिल्टर करते हैं और बॉडी में सप्लाई करते हैं, ठीक वैसे ही डेटा टैब बाहरी सोर्स से डेटा इंपोर्ट करके उसे क्लीन करने और उससे वैल्यूएबल इनसाइट निकालने में हेल्प करता है। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा से हम सेम वर्कबुक या किसी और सोर्स से डेटा को करंट शीट में ला सकते हैं और उसे एनालिसिस या समझने में आसान बनाने के लिए क्लीन कर सकते हैं। इसे पावर क्वेरी भी कहते हैं। जैसे मेरे पास ये स्टूडेंट्स के फॉर्म रिस्पॉन्स हैं और मैं इसे इस ब्लैंक वर्कशीट में लाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं इस ब्लैंक वर्कबुक में गेट डेटा टूल में जाऊँगा। स्टूडेंट्स के फॉर्म रिस्पॉन्स एक एक्सेल फाइल के रूप में सेव्ड हैं, तो मैं इसमें फ्रॉम फाइल और फिर फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट करूंगा और मैं अपना फॉर्म रिस्पॉन्स सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करते ही हमें यहाँ पर फाइल की सारी सीट दिखती है। मेरा फॉर्म रिस्पॉन्स रॉ डेटा सीट में सेव्ड है, तो मैं इसमें रॉ डेटा सेलेक्ट करूंगा और मुझे इसका प्रीव्यू दिख रहा है। हम यहाँ से डायरेक्ट लोड भी कर सकते हैं या फिर चाहें तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके लोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इसे। अब ये पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो चुका है। मुझे टाइम स्टाम्प कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं इसे सेलेक्ट करके इसे रिमूव कर लूंगा। अब हम फुल नेम कॉलम को जब देखते हैं तो इसमें नाम अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। जैसे नीतीश वर्मा सारे स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है, सीमा सिंह कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। इसको एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट देने के लिए हम ट्रांसफॉर्म टैब में जाएंगे और फॉर्मेट टूल में जाकर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देंगे। इससे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के फर्स्ट लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। अब हम इसे ट्रिम करेंगे जिससे नाम के पहले और बाद के एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो जाएं। इसके लिए हम वापस से फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ इसे ट्रिम कर लेंगे। अब ये कुछ हद तक क्लीन है। अभी बस हमें सीमा सिंह और मोहित कुमार में बीच में एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहे हैं। इसे रिमूव करने के लिए हम यहाँ रिप्लेस वैल्यूज पर जाएंगे और मल्टीपल स्पेसेस को सिंगल स्पेस से रिप्लेस करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले 4 स्पेस को एक स्पेस से रिप्लेस करते हैं। अभी भी हमें एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है, तो हम इसे रिपीट करेंगे। अभी 3 स्पेस को एक स्पेस से रिप्लेस करेंगे। अब फुल नेम का कॉलम काफी सही दिख रहा है। ऐसे ही हम बाकी कॉलम्स को फॉर्मेट कर लेंगे। अब हमारा डेटा लोड करने के लिए रेडी है, तो इसके लिए हम होम टैब में जाएंगे और यहाँ क्लोज एंड लोड करते ही ये ब्लैंक वर्कशीट में लोड हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म डेटा है। इसे मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे और आप कंपेयर कर पाएं दोनों डेटा को। ये हमारा रॉ डेटा था और ये हमारा ट्रांसफॉर्म डेटा है। ऐसे ही हम गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के अलग अलग फीचर्स का यूज करके टेक्स्ट, पिक्चर या फिर अलग अलग सर्वर से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कनेक्शंस में हमें सारे कनेक्शंस दिखते हैं। हम किसी भी कनेक्शन पर डबल क्लिक करके हम उसे पिवोट टेबल या पिवोट चार्ट के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे मैं इस डेटा को एक पिवोट टेबल रिपोर्ट के रूप में दिखाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं पिवोट टेबल रिपोर्ट का ऑप्शन चेक करता हूँ और ये मुझे नई वर्कशीट में चाहिए, तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ और ओके करते ही हमारा डेटा एक पिवोट टेबल के रूप में कन्वर्ट हो गया है। अब हम यहाँ इससे एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे मुझे ये देखना है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स कितने बच्चों के फेवरेट सब्जेक्ट हैं, तो मैं फेवरेट सब्जेक्ट को रो में ड्रैग करता हूँ और फुल नेम को वैल्यू में ड्रैग करता हूँ
तो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है इंग्लिश और साइंस सबसे ज़्यादा 2 बच्चों के फेवरेट सब्जेक्ट हैं। क्वेरीज एंड कनेक्शंस ग्रुप से हम क्वेरीज और कनेक्शंस को रिफ्रेश कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं। इसमें हमें वर्कबुक लिंक्स टूल भी मिलता है जो अभी इनएक्टिव दिख रही है। यह तब एक्टिव होती है जब हमने किसी और सीट से इस सीट को कनेक्ट किया हो। जैसे मैं फॉर्म रिस्पॉन्स सीट को इस सीट से लिंक करने की कोशिश करता हूं। इसके लिए हम सबसे पहले डेस्टिनेशन पर जाएंगे और वहां इक्वल्स टू साइन लगाएंगे और उसके बाद सोर्स फाइल पर जाकर हम सोर्स रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। एंटर करते ही ये सारा डेटा इस सीट से कनेक्ट हो गई है। अब अगर हम सोर्स फाइल में कोई भी चेंज करेंगे तो वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगी। इस टूल से हम सोर्स लिंक चेंज कर सकते हैं, उसे ब्रेक कर सकते हैं और सोर्स फाइल ओपन कर सकते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप को हमने ऑलरेडी होम टैब में कवर किया है, तो हम इसे स्किप करेंगे। एडवांस्ड फिल्टर टूल हमारे लिए नया है, तो हम इसे कवर करेंगे। इसे समझने के लिए हम वापस से रॉ डेटा शीट में जाएंगे और सबसे पहले फिल्टर रिमूव करेंगे। एडवांस्ड फिल्टर टूल का यूज करते हुए हमारे पास एक क्राइटेरिया रेंज होना जरूरी है। जैसे इस डेटा से हम सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स का डेटा देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्राइटेरिया हमारा जेंडर फीमेल हो जाएगा। अब हम इसके किसी भी सेल में जाएंगे और एडवांस टूल ओपन करेंगे। यहाँ हमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस और कॉपी टू अनदर लोकेशन। मैं ऐसे कॉपी टू अनदर लोकेशन कर देता हूँ। लिस्ट रेंज वो रेंज है जिस पर हम फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं। ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। क्राइटेरिया रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा क्राइटेरिया जेंडर फीमेल होना चाहिए। कॉपी टू में कॉपी टू का डेस्टिनेशन हम सेलेक्ट कर लेंगे। अभी के लिए हम इसे यहीं कॉपी कर लेते हैं। ओके करते ही सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स का डेटा फिल्टर होकर हमें यहाँ दिख रहा है। डेटा टूल्स में हमें डेटा क्लीनिंग के कुछ और टूल्स भी मिल जाते हैं। इसके टेक्स्ट टू कॉलम्स टूल से हम कॉम्प्लेक्स डेटा से स्पेसिफिक पार्ट सेपरेट कर सकते हैं और उन टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ एड्रेस से प्लेस, सिटी और पिन कोड अलग करना है, तो इसके लिए हम इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट टू कॉलम्स टूल ओपन करेंगे। यहाँ हमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, डिलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ। डिलिमिटेड का मतलब है कि टेक्स्ट अलग अलग कैरेक्टर जैसे कोमा या स्पेस से सेपरेटेड हैं, और फिक्स्ड विड्थ का मतलब है कि हमारा टेक्स्ट एक फिक्स्ड पैटर्न में है, जैसे एम्प्लॉई आईडी या बैंक की ट्रांजैक्शन डिटेल। हमारे डेटा में भी एक पैटर्न है, बट हम डिलिमिटेड ऑप्शन के साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा यूज होता है। यहाँ हमें डिलिमिटेड चूज करने का ऑप्शन दे रहा है। हमारे डेटा में 2 डिलिमिटर हैं, प्लेस और सिटी के बीच का डिलिमिनेटर कोमा है और सिटी और पिन कोड के बीच का डिलिमिटर डैश है। हम यहाँ अदर को चेक करके अपना डिलिमिटर बताएंगे, टैब को अनचेक कर देंगे। नीचे हमें अपने डेटा का प्रीव्यू दिख रहा है कि ये स्प्लिट होके कैसे दिखेगी। मुझे इसी तरह से चाहिए तो हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ हमें डेटा को फॉर्मेट करने का ऑप्शन मिल रहा है। अभी के लिए हम इसे जनरली रहने देंगे और फिनिश पर क्लिक करते ही हमारा डेटा स्प्लिट हो जाएगा। अब हम इसको रीनेम करके इसे यूज कर सकते हैं। एक्सेल का फ्लैश फिल टूल हमारे डेटा एंट्री पैटर्न को डिटेक्ट करके बाकी सेल्स में ऑटोमेटिकली डेटा एंट्री का ऑप्शन देता है। जैसे मुझे यहाँ फुल नेम से सिर्फ फर्स्ट नेम निकालना है, तो मैं एक फर्स्ट नेम का कॉलम बना लेता हूँ। अभी मैं यहाँ राजू टाइप करता हूँ। सेकेंड नेम का फर्स्ट नेम सीमा है। जैसे ही मैंने एस टाइप किया है, ये ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल का ऑप्शन दे रहा है। अभी इंटर करते ही ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, बट अभी हम इसे पूरा टाइप करते हैं और एंटर करते हैं। अब फ्लैश फिल पर क्लिक करते ही बाकी सेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। फ्लैश फिल टूल का यूज करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कम से कम उतने पैटर्न डालें जिससे एक्सेल हमारे पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाए।
रिमूव डुप्लीकेट से हम अपने डेटा से सेम एंट्री को रिमूव कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम सुमित की एक डुप्लीकेट एंट्री करते हैं। यहां मैं फेवरेट सब्जेक्ट को इंग्लिश कर दे रहा हूं। अब हम इसके किसी भी सेल को सेलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट टूल ओपन करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन कौन से कॉलम को चेक करना है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट सारे कॉलम्स चेक हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, इसने कोई भी डुप्लीकेट एंट्री डिटेक्ट नहीं की। ये इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सुमित की सेकेंड एंट्री में मैंने सब्जेक्ट को इंग्लिश कर दिया था, तो ये इसे अलग मान रहा है। अभी हम वापस से इसे अप्लाई करते हैं और इस बार फेवरेट सब्जेक्ट को अनचेक कर देंगे और ओके करते ही ये डिटेक्ट करेगा और इसे रिमूव कर देगा। डेटा वैलिडेशन टूल से हम सेल या रेंज में होने वाली एंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। यह तब काम आता है जब हम एक्सेल टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हों। जैसे अगर मुझे स्टूडेंट से इसी सीट में उनका मोबाइल नंबर चाहिए, तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक कॉलम ऐड कर लेता हूं, मोबाइल नंबर। इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब मैं ये चाहता हूं कि जब स्टूडेंट्स अपना मोबाइल नंबर एंटर करें तो वो मिस्टेक से 9 डिजिट, 8 डिजिट या 11 डिजिट का नंबर ना डालें। तो इसके लिए हम मोबाइल नंबर के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और डेटा वैलिडेशन टूल ओपन करेंगे। यहाँ अलाउ में हम टेक्स्ट लेंथ को सेलेक्ट करेंगे और मुझे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर चाहिए, तो हम यहाँ 10 डालेंगे और मैक्सिमम में भी 10 डालेंगे। इनपुट मैसेज वो मैसेज है जब इन सेल्स को फिल करते समय दिखेगा। टाइटल में हम यहाँ इंटर मोबाइल नंबर डाल देते हैं। इनपुट मैसेज में इंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। एरर अलर्ट तब दिखता है जब किसी यूजर ने डेटा वैलिडेशन रूल को वायोलेट किया हो। टाइटल में हम यहाँ इनवैलिड मोबाइल नंबर डालेंगे और एरर मैसेज में इंटर ए वैलिड मोबाइल नंबर और ओके करेंगे। अब जैसे हम इन सेल्स पर जा रहे हैं तो हमें इनपुट मैसेज दिख रहा है। हम इसमें कोई एक रॉन्ग एंट्री करने की कोशिश करते हैं, एक 9 डिजिट का मोबाइल नंबर डालने की कोशिश करते हैं। एंटर करेंगे तो हमें एरर मैसेज दिखेगा। कंसोलिडेट टूल से हम अलग अलग वर्कबुक में अवेलेबल डेटा को एक जगह कंसोलिडेट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक स्टेशनरी शॉप के मंथली सेल डिटेल है, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च का सेल्स मुझे मालूम है और मुझे इसके बेस पर एक क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने डेस्टिनेशन रेंज के फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करेंगे और कंसोलिडेट टूल ओपन करेंगे। यहाँ रेफरेंस में चाहें तो ब्राउज करके किसी एक्सटर्नल फाइल का टेबल भी ऐड कर सकते हैं। हम अभी के लिए रेफरेंस में सबसे पहले जनवरी के टेबल को सेलेक्ट करते हैं और इसे ऐड कर लेंगे। ऐसे ही फरवरी का टेबल सेलेक्ट करके हम ऐड कर लेंगे। यही हम मार्च के लिए भी रिपीट कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरी क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट में आइटम्स का नाम भी दिखे और क्वांटिटी और सेल्स भी दिखे। तो मैं यहाँ यूज लेबल्स करूंगा, टॉप रो को भी यूज कर लूंगा और लेफ्ट कॉलम को भी यूज कर लूंगा। ओके करते ही क्वार्टरली सेल्स डेटा तैयार हो गया है। डेटा मॉडल हमें एक साथ मल्टीपल पिवोट को सिंक करने का ऑप्शन देता है। इसे हम पिवोट टेबल के साथ डिटेल में कवर करेंगे। फॉरकास्ट ग्रुप का यूज हम प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए करते हैं। इसमें हमें व्हाट इफ एनालिसिस और फॉरकास्ट सीट टूल मिलते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस से हम अलग अलग सिनेरियो के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसमें हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं जिसे हम बारी बारी से कवर करेंगे। मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट डिटेल है जिसमें मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 है और एनुअल इंटरेस्ट रेट 8% है। मैं यह देखना चाहता हूं कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितने सालों में कितना हो जाएगा। इसके लिए मैंने इसे पहले से ही 1 साल के लिए कैलकुलेट कर लिया है, जो फ्यूचर वैल्यू में दिख रहा है। अब मुझे ये पता करना है
कि मेरा इन्वेस्टमेंट अगले 3 साल, 5 साल और 10 साल में कितना हो जाएगा। इसके लिए हम व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर ओपन करेंगे और एक एक करके तीनों सिनेरियो को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 3 साल का सिनेरियो ऐड कर लेते हैं। चेंजिंग सेल्स में हमें वो सेल या रेंज सेलेक्ट करना होता है जिसको चेंज करके हमें वैल्यू देखनी है। यहाँ चेंजिंग सेल्स ड्यूरेशन का करस्पॉन्डिंग सेल होगा जो कि B3 है। कमेंट में हम इस सिनेरियो का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं ताकि हम बाद में इसे रेफर कर पाएं। ओके कर लेंगे और अब हमें चेंजिंग सेल की वैल्यू डालने कह रहा है। हमने ये सिनेरियो 3 साल के लिए बनाया है तो हम इसमें 3 डालेंगे और इसे ऐड कर लेंगे। ऐसे ही हम 5 साल और 10 साल के लिए सिनेरियो बना लेंगे। ओके करते ही यहाँ हमें तीनों सिनेरियो दिख रहा है। हम यहाँ अलग अलग सिनेरियो को सेलेक्ट करके शो बटन से उसकी फ्यूचर वैल्यू देख सकते हैं। 3 साल के लिए हमारी फ्यूचर वैल्यू ये होगी, 5 साल के लिए ये होगी और 10 साल के लिए इतनी होगी। इसे हम चाहें तो समरी टेबल के रूप में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। रिजल्ट सेल फ्यूचर वैल्यू का करस्पॉन्डिंग सेल होगा जो कि B4 है। ओके करते ही ये एक समरी के रूप में एक्सपोर्ट हो गया है। हम यहाँ चेंजिंग सेल्स को ड्यूरेशन रीनेम कर देंगे और रिजल्ट सेल्स को फ्यूचर वैल्यू। और हमें यहाँ आसानी से दिख रहा है कि अलग अलग ड्यूरेशन के लिए हमारी 500 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट 8% इंटरेस्ट रेट से कितनी हो जाएगी। अब यही अगर हमें उल्टा देखना हो, मतलब कि एक स्पेसिफिक फ्यूचर वैल्यू तक पहुंचने के लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना होगा। अभी मुझे ये पता करना है कि अगले 5 साल में अगर मुझे इसी इंटरेस्ट रेट पर 2 लाख का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मुझे कितना मंथली इन्वेस्ट करना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले ड्यूरेशन को 5 कर लेंगे और व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक टूल ओपन करेंगे। सेट सेल में हम फ्यूचर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग सेल को सेलेक्ट करेंगे और टू वैल्यू में मुझे 2 लाख की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम यहाँ 2 लाख डालेंगे। बाय चेंजिंग सेल में हम अपने मंथली इन्वेस्टमेंट के करस्पॉन्डिंग सेल को सेलेक्ट करेंगे। ओके करते ही हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट अपने टारगेट वैल्यू के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगले 5 साल में सेम इंटरेस्ट रेट पर अगर मैं 2721 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरी फ्यूचर वैल्यू 2 लाख हो जाएगी। अब अगर मैं ये मंथली इन्वेस्टमेंट अगले 15 साल तक कंटिन्यू रखता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये टाइम के हिसाब से अगले 15 साल में कैसे बढ़ेगी, इसके लिए हम व्हाट इफ एनालिसिस के डेटा टेबल टूल की मदद से ये ट्रेंड देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आउटपुट रेंज प्रिपेयर करना होता है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ प्रिपेयर कर ली है। डेटा टेबल अप्लाई करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डेस्टिनेशन रेंज के फर्स्ट सेल में हमने वो फॉर्मूला कॉपी किया हो जिसकी वैल्यू हमें अलग अलग पीरियड के लिए चाहिए। इस केस में हमें फ्यूचर वैल्यू अलग अलग पीरियड के हिसाब से चाहिए तो हमने फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला को यहाँ कॉपी कर लिया है। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे और डेटा टेबल टूल अप्लाई करेंगे। मैंने अपने ड्यूरेशन को एक कॉलम के रूप में रखा है, इसलिए रो इनपुट सेल को मैं ब्लैंक छोड़ूंगा और कॉलम इनपुट सेल में ओरिजिनल टेबल के ड्यूरेशन को सेलेक्ट करूंगा। ओके करते ही अगले 15 साल का फ्यूचर वैल्यू डेस्टिनेशन रेंज में पॉपुलेट हो जाएगा। इसे हम फॉर्मेट कर लेंगे। फॉरकास्ट सीट टूल से हम प्रीवियस ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन कर सकते हैं और फ्यूचर वैल्यू रेंज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक प्रोग्राम का जनवरी से जुलाई तक का अटेंडेंस परसेंटेज है। इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग मुझे ये समझना है कि सितंबर तक मंथली अटेंडेंस किस तरह से होगी। इसके लिए हम इस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे और फॉरकास्ट सीट टूल अप्लाई करेंगे। मुझे ये सितंबर तक के लिए चाहिए तो हम कैलेंडर से सितंबर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हम इसे लाइन चार्ट या बार चार्ट के रूप में दिखा सकते हैं। हम अभी लाइन चार्ट के रूप में आगे बढ़ते हैं। क्रिएट करते ही टेबल और चार्ट दोनों दिख रहा है।
हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इस टेबल में मंथली अटेंडेंस हमारा प्रीवियस डेटा होता है और फॉरकास्ट सेम ट्रेंड के अकॉर्डिंग फ्यूचर वैल्यू को दिखाता है। लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड ये बताता है कि 90% चांसेस हैं कि मंथली अटेंडेंस इससे कम नहीं जाएगा। वहीं अपर कॉन्फिडेंस बाउंड ये बताता है कि 90% चांसेस हैं कि अटेंडेंस इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये सेम चीज़ हमें चार्ट में भी दिख रहा है। आउटलाइन ग्रुप हमें लार्ज डेटा सेट को नेविगेट करने में हेल्प करता है। इसके ग्रुप टूल की मदद से हम रोज या कॉलम्स को ग्रुप कर सकते हैं, जिससे हमें लार्ज डेटा सेट को प्रेजेंट करने में आसानी होती है। अनग्रुप टूल से हम इसे वापस से अनग्रुप कर सकते हैं। सब टोटल टूल से हम लार्ज डेटा सेट को समराइज कर सकते हैं, जिससे हमें ग्रुप या कैटेगरी वाइज और ओवरऑल दोनों डेटा दिख जाता है। जैसे मेरे पास अलग अलग कैटेगरी का मंथ वाइज एक्सपेंस है। मैं यहाँ सब टोटल यूज करके ये देख सकता हूँ कि मैंने हर कैटेगरी में मंथ वाइज कितना स्पेंड किया है और मेरा टोटल स्पेंड कितना है। मैं इसे कोलैप्स और एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। ये टूल एक्सेल रिपोर्ट को प्रेजेंट करते टाइम काफ़ी यूजफुल होती है। सब टोटल टूल बस ग्रुप और ऑटोसम फंक्शन का कॉम्बिनेशन है जो रेडी टू यूज है। इसके लिए हमें बस ध्यान रखना है कि जिस ग्रुप या कैटेगरी का सब टोटल चाहिए वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट किया हो। उम्मीद करते हैं यह सीरीज आपके लिए यूजफुल हो रही होगी। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए आप हमें बहुमूल्य फीडबैक दे सकते हैं। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम व्यू, रिव्यू और हेल्प टैब को कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।